तारीख 22 मार्च 2007। स्थान भारत की संसद, लोकसभा। पक्ष विपक्ष के शोर शराबों के बीच एक युवा सन्यासी बोलने को उठा। उसने बात शुरू ही की थी कि उसका गला अवरुद्ध हो गया। आंसुओं का वेग ऐसा था कि शब्दों ने भीतर ही दम तोड़ दिया और उसके जार जार बहते आंसुओं से संसद ही नहीं, पूरा देश सन्न रह गया। ये आंसू किसी कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस बेबसी और गुस्से के थे जो उन्हें उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार और पूर्वांचल के बाहुबलियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद महसूस हो रहा था। इतना ही नहीं, इस सन्यासी को गोरखपुर और मऊ के दंगों के बाद बिना किसी ठोस आधार के 11 दिनों तक जेल में बंद रखा गया था, जहां उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। संसद में यही दर्द शब्दों में उमड़ आया था। संसद की उस कुर्सी पर बैठकर रोने वाले उस सन्यासी ने उसी दिन एक अदृश्य संकल्प ले लिया था। ठीक 10 साल बाद यानी 2017 में वही सन्यासी उसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो पहला काम किया वो था अपनी आंखों में आंसू देने वाले उस पूरे सिस्टम और पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया साम्राज्य का खात्मा। उस साम्राज्य का नाम था मुख्तार अंसारी और यह सन्यासी थे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कांड 24। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे 2007 में संसद में बहे उन आंसुओं ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज की नींव रखी। यह कहानी है 2 दशक लंबे उस महासंग्राम की जो 5 बार के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चली और जिसका अंत मार्च 2024 में बांदा की एक जेल कोठरी में हुआ। दोस्तों, आपने शेरों के खानदान में भेड़िया पैदा होने की बात सुनी है। अगर नहीं सुनी तो इस कहानी को गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। ये गाजीपुर का वही घराना है जिसमें नौशेरा का शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म हुआ था। कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अहमद अंसारी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इसी घराने से ताल्लुक रखते थे। यही घराना मुख्तार का भी था। अब समझे मुहावरे का मतलब। खैर, तो आखिर इतने फेमस घरानों में पैदा हुए मुख्तार अंसारी ने अपराध का रास्ता क्यों चुना? 1980 के दशक का उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका, जिसकी लाठी उसकी भैंस के रंग चुका था। सरकारी ठेकों, कोयले के व्यापार और रेलवे स्क्रैप के कारोबार को लेकर अक्सर सड़कों पर मौत का तांडव हो जाता था। वैसे तो इस मैदान में खिलाड़ी कई थे, लेकिन उनमें 2 ऐसे थे जिनका होना किसी भयानक खौफ से कम नहीं था। ये थे मखनू सिंह और ब्रजेश सिंह। कॉलेज के दिनों में ही मुख्तार का नाम मखनू सिंह गैंग से जुड़ा। जल्द ही इस गैंग की कमान मुख्तार के हाथों में आ गई। सरकारी ठेकों और कोयले की खदानों पर कब्जे को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच जो जंग शुरू हुई उसने पूरे पूर्वांचल को गैंगवार की आग में साल 1986 में मुख्तार के खिलाफ पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और देखते ही देखते उसके नाम के आगे गैंगस्टर शब्द हमेशा के लिए। मखनू सिंह से बदमाशी के गुर सीखने वाला मुख्तार अंसारी अब रंगदार बन चुका था, लेकिन उसे तो इसमें भी अव्वल बनना था, जिसमें ब्रजेश सिंह रोरा साबित हो रहा था। भिड़ंत होनी ही थी और हो भी गई। क्या हुआ जब भिड़ गए पूर्वांचल के 2 महाबली? आइए जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। रेलवे के ठेकों से होने वाली मोटी कमाई का चस्का मुख्तार को लग चुका था, लेकिन ब्रजेश सिंह पहले ही इस धंधे पर कुंडली मारे बैठा था। जल्द यह लड़ाई पूर्वांचल के डॉन बनने की व्यक्तिगत और खूनी रंजिश में बदल गई और फिर हुआ कुछ ऐसा कि दोनों तरफ से लाशें गिरने लगी। मुख्तार अंसारी ने राजनीति का कवच पहनकर अपनी ताकत बढ़ा ली थी, तो वहीं ब्रजेश सिंह को मुख्तार के विरोधी खेमों का साथ मिल रहा था। इस दुश्मनी का सबसे खूनी मोड़ आया 15 जुलाई 2001 को, जिसे इतिहास में उसरी चक्की कांड कहा जाता है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के काफिलों को चारों तरफ से घेरकर ब्रजेश सिंह के शूटरों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस मामले में मुख्तार का गनर और उसके 2 साथी मारे गए।
लेकिन मुख्तार बच गया, क्योंकि गोलियों की बौछार शुरू होते उसने अपने गनर को ढाल बना लिया। ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी और वह वहां से फरार हो गया। इस घटना ने दुश्मनी की आग में पेट्रोल का काम किया। सत्ता की सरपरस्ती के बावजूद ब्रजेश सिंह मुख्तार पर भारी साबित हो रहा था, लेकिन इस कांड के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रजेश सिंह लापता हो गया। 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में बंद था। दोनों की यह जंग सड़कों से निकलकर अदालतों के कमरों में पहुंच गई। असली बदलाव आया साल 2017 के बाद, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। जिस मुख्तार को 30 साल से सजा नहीं हुई थी, उसे कोर्ट में सख्त पैरवी के जरिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं ब्रजेश सिंह को 2022 में कोर्ट से जमानत मिल गई। अंततः 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार के अंत के साथ ही पूर्वांचल की धरती को 4 दशकों तक दहलाने वाली इस खूनी गैंगवार का अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो गया। ब्रजेश सिंह के बेसर होते ही मुख्तार अंसारी बेखौफ हो चुका था। उसने चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो उसके लिए चुनौती बन चुके थे। लेकिन गोरखपुर का एक युवा सन्यासी मुख्तार के लिए सरदर्द साबित होता जा रहा था। अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए इस चुनौती से निपटना उसके लिए जरूरी हो गया था। मुख्तार ने सन्यासी को अपने रास्ते से हटाने का एक जबरदस्त प्लान तैयार किया और जल्द ही उसे मौका भी मिल गया। 2005 में मऊ में एक कार्यक्रम के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उस समय की कई मीडिया रिपोर्ट्स और आरोपों के अनुसार मुख्तार अंसारी खुली जीप्स में घूमकर हथियार लहरा रहा था और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना था। इस घटना ने गोरखपुर में बैठे योगी आदित्यनाथ को झकझोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे मऊ जाकर दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। मुख्तार ने इस मौके को लपक लिया। उसे लगा कि अगर उसने योगी आदित्यनाथ को मऊ में घुसने नहीं दिया तो वो मुसलमानों का मसीहा बन जाएगा। इसी सनक में मुख्तार कुछ ऐसा कर बैठा जिसने उसके लिए ऊपर जाने का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। क्या था मामला? साल 2008 योगी आदित्यनाथ का लगभग 40 गाड़ियों का काफिला जैसे ही आजमगढ़ के तकिया इलाके से गुजर रहा था, अचानक झाड़ियों और इमारतों के पीछे से पत्थरों, पेट्रोल बमों और आधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। हमला बेहद सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी को निशाना बनाकर जबरदस्त गोलियां दागी गई, लेकिन मुख्तार की किस्मत शायद उस दिन उसके साथ नहीं थी। हुआ यह कि जिस गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां दागी जा रही थी, योगी उसमें थे ही नहीं। आखिरी समय पर उन्होंने गाड़ी बदल ली थी। इस हिंसक हमले में योगी के एक समर्थक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दोस्तों, जाके राखो साइयां, मार सके न कोई। ये योगी की किस्मत थी कि वो मौत को चकमा दे गए, लेकिन शायद ये चकमा जाकर मुख्तार की कुंडली में बैठ गया। इस कारनामे से मुख्तार को भले ही अच्छा लगा हो, लेकिन मुख्तार की किस्मत शायद बुरा मान गई और फिर तब तक रूठी रही जब तक वह खाक में नहीं मिल गया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में ऐतिहासिक बदलाव हुआ और योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने अपने जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान किया। जो मुख्तार अंसारी जेल में रहकर भी अपनी समानांतर सरकार चला रहा था, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, सरकारी ठेके चलाता था और गवाहों को डराता था। उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार उस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। कांग्रेस सरकार के दौरान पंजाब प्रशासन उसे यूपी भेजने को तैयार नहीं था। बार बार मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाया जा रहा था, लेकिन योगी सरकार पीछे नहीं हटी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर पंजाब से वापस उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया।
इसके बाद जो हुआ उसने माफियाओं के होश पस्त कर दिए। आर्थिक चोट। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह की करीब 600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया था, उन पर बुलडोजर चला दिया। पिछले 30 सालों में जिस मुख्तार को एक भी केस में सजा नहीं हो पाई थी, योगी सरकार की सख्त पैरवी और गवाहों को दी गई सुरक्षा के कारण मात्र 2 साल 2022 से 2024 के भीतर उसे 8 से ज्यादा मामलों में दोषी ठहराया गया। अवधेश राय मर्डर केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जो माफिया कभी कानून को अपनी जेब में रखता था, वह अब अदालत के सामने बेबस नजर आने लगा था। योगी ने ऐलान किया था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। कईयों को तो मिला भी दिया, लेकिन मुख्तार को कहीं और मिलाया जाना था, ऐसा आरोप योगी के विरोधी लगाते हैं। खैर, 28 मार्च 2024 की तारीख बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह बताई गई कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल का दौरा। मुख्तार की मौत के तुरंत बाद देश की राजनीति गर्मा गई। विपक्षी दलों ने भी इसे कस्टोडियल डेथ बताते हुए जांच की मांग की, लेकिन कानून और विज्ञान के सामने ये आरोप टिक नहीं सके। जांच रिपोर्टों में यह साबित हुआ कि उनकी मौत पूरी तरह से प्राकृतिक थी, जो लंबे समय से खराब सेहत और दिल की बीमारी के कारण हुई थी। इस तरह इस खूनी अदावत का कानूनी और प्रशासनिक पन्नों पर हमेशा के लिए अंत हो गया। यह कहानी सिर्फ 2 राजनेताओं की नहीं, यह सबक है इस देश के युवाओं के लिए कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी चमकीला क्यों ना लगे, चाहे उसके पीछे कितना भी बड़ा राजनीतिक और पारिवारिक रसूख क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा भयानक और दर्दनाक ही होता है। साल 2007 में संसद में रोने वाले सांसद से लेकर माफिया राज को खत्म करने वाले मुख्यमंत्री तक का योगी आदित्यनाथ का यह सफर हमें सिखाता है कि न्याय का चक्र घूमता जरूर है। आप इस पूरी कहानी और उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़े सियासी और आपराधिक टकराव के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप रिसर्च वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर जुर्म का पूरा हिसाब सिर्फ क्राइम कैन 24 पर।